नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह है PR 302 की यूनिट संख्या 2 में ड्राइंग टाइम, कवरिंग पाउडर एंड एसिड एंड एल्कालाइन रेजिस्टेंस। ये जो 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आपकी इंक की जो सामान्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी टेस्टिंग से संबंधित हैं। इंक को मार्केट में डालने से पहले, मार्केट में भेजने से पहले कुछ हम उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, सामान्य टेस्ट, जिनसे संबंधित ये बिंदु हैं जिसका आज हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जो है वो है ड्राइंग टाइम, सूखने का समय। जैसा कि हमें पता है कि सूखने के 4 सिद्धांत होते हैं इंक सूखने के। अवशोषण है, प्रेसिपिटेशन है, एवोपरेशन है। तो आपकी इंक कौन से सिद्धांत से सूखेगी और उसे सूखने में कितना समय लगेगा, उस समय का कैलकुलेशन इंक को कस्टमर के पास भेजने से पहले जिस भी प्रोसेस की आपने वो इंक बनाई है, उस समय की गणना जो करना है या गणना जो की जाती है उसे हम ड्राइंग टाइम कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। इंस्ट्रूमेंटल एस्टिमेशन ऑफ ड्राइंग टाइम ऑफ एन इंक may be undertaken by the use of a turnable apparatus. The ink is applied by roller to 3 heavy glass discs which are rotated by a small motor with a reduction gear in such a manner that complete spiral reversal takes 24, 36 and 48 hours respectively. Other periods are possible if needed. A small hopper moving from a rim to center to each disc trickles fine sand on the ink. The movement of the drying is dead at that point on one or other of the disc where the sand ceases to the stick. कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की ड्राइंग टाइम की कैलकुलेशन के लिए एक मशीन को हम काम में लेते हैं जिसमें 3 बहुत ही हैवी ग्लास डिस्क होती है जिसको एक मोटर की सहायता से रोटेट घुमाया जाता है और उसके ऊपर रोलर की सहायता से एक इंक फिल्म अप्लाई की जाती है जिस इंक का हमें ड्राइंग टाइम ज्ञात करना है। इसके पश्चात उन तभी डिस्कों को एक को 24 घंटे, एक को 36 घंटे और एक को 48 घंटे हम घुमाते रहते हैं, रोटेटिंग में घुमाते रहते हैं और उसके पश्चात एक स्मॉल हॉपर की सहायता से उसकी रिम के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं क्या इंक निकल रही है, क्या इंक अपनी सतह छोड़ रही है, 24 घंटे बाद वाली इंक में क्या स्थिति रही, 36 घंटे इंक वाली बाद में क्या स्थिति रही और 48 घंटे सूखने के बाद इंक में क्या स्थिति रही। इसकी कैलकुलेशन से हम ड्राइंग टाइम निकाले जाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंटेशनल एस्टिमेशन प्रोसीजर इंक का निकालने का। इसके बाद जो द्वितीय बिंदु है वो है कवरिंग पाउडर। अ ओपेसिटी और कवरिंग पाउडर ऑफ एन इंक, particularly that of the colored ink, may be assessed by imposing a blend of the test color across a bar in a blank ink on white paper. Basically opacity का कितना कवर हो रहा है किसी ब्लैंक इंक की स्ट्रिप पर या ब्लैंक इंक जो व्हाइट पेपर पर अप्लाई किए हुए उसके ऊपर किसी भी कलर इंक की ओपेसिटी कितनी आ रही है, ये कवरिंग पाउडर से रिलेटेड बात है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक व्हाइट पेपर है जिसपे मैंने ब्लैक इंक से उसको प्रिंट किया हुआ और उसके ऊपर मैं येलो की एक स्ट्रिप चलाता हूँ या स्ट्रिप अप्लाई करता हूँ और येलो की स्ट्रिप के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि येलो की स्ट्रिप लगाने के बाद ही पीछे से ब्लैक कलर हमें दिखाई दे रहा है, तो डेट मींस उस येलो की ओपेसिटी बहुत कम है, यानी कि उसकी कवरिंग पाउडर बहुत ही कम है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि ये टेस्ट किस प्रकार से किया जा रहा है।
The extent to which the color obscure the black is citation of its opacity, and the difference between the transparent and the more opaque ink is apparent. This test is not quantitative, but it does offer comparative evidence. कहने का तात्पर्य यह है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि विच द कलर ऑब्सक्योर, दैट मीन्स आपका कवरिंग पाउडर स्ट्रेंथ यानी ओपेसिटी कलर इंक की इतनी होनी चाहिए कि आप यदि एक ब्लैक इंक से प्रिंटेड कागज के ऊपर उसको अप्लाई करें तो ब्लैक इंक बिल्कुल ना दिखाई पड़े या बहुत ही धुंधला दिखाई पड़े, यानी जितना कम हो सके उतना दिखाई पड़े, लेकिन आपकी ओपेसिटी जो ऊपर कलर इंक की अप्लाई की है वो बढ़िया हो, तो डेट इज कॉल्ड कवरिंग पाउडर। कई जगह सेमी ट्रांसपेरेंट इंक काम में ली जाती है तो वहां का कवरिंग पाउडर रेशियो उस हिसाब से कम होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये एक टेस्ट क्वांटिटेटिव नॉट ए क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ये कंपैरेटिव एविडेंस टाइप टेस्ट है। ये किसका कितना है, मान लीजिए आपके पास दो कलर की येलो इंक है, दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की बनी हुई जिनकी ओपेसिटी अलग अलग है, तो हम इस मेथड से ये पता कर सकते हैं कि किसकी ओपेसिटी कितनी है। एक ब्लैक प्रिंटेड कागज के ऊपर दोनों को अप्लाई कर हम ये पता कर सकते हैं कि किस येलो की जो ओपेसिटी या कवरिंग पाउडर स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ये इससे पता चल सकता है। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है एसिड एंड एल्काइल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो आपका इंक जो होता है वो इंक का डिग्रेडेशन लाइट के थ्रू भी होता है और लाइट के अलावा केमिकल के थ्रू भी होता है, तो यही इसमें बताया गया है। ये जस्ट लाइक लाइट सर्टेन केमिकल्स कैन कॉज अल्टरेशन इन प्रिंट, जो प्रिंट है उसको अल्टरेशन करने में कुछ केमिकल्स का भी योगदान हो सकता है, इसलिए इंक को हमेशा लाइट के अकॉर्डिंग या लाइट के अलावा एसिड और एल्काइल या केमिकल के प्रति भी टेस्ट किया जाता है कि क्या वो किसी पर्टिकुलर केमिकल या फिर एसिड या एल्काइल के रेजिस्टेंस के प्रति कितना रेजिस्टेंस पावर रखती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें आइसक्रीम के किसी कोन की, तो हमें ये पता है कि वो कोन का जो रैपर है उसे हमेशा जब तक वो यूज नहीं आएगा उसको डीप फ्रीजर में रहना है। अब अगर ऐसा हुआ कि डीप फ्रीजर में रहने की वजह से उसका इंक प्रिंट ही हट गया, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही either by direct degradation of the print in contact with the product or by migration of an ingredient into the ink, दो तरीके से ये आपका अल्टरेशन प्रिंट में हो सकता है। पहला डायरेक्ट डिग्रेडेशन हो प्रिंट का प्रोडक्ट के प्रति, प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने पर, या फिर माइग्रेशन हो जाए इंक के किसी इंग्रेडिएंट का। सो इट नेसेसरी फॉर मेक पैकेजिंग पर्पस दैट अ प्रिंटिंग इंक शुड बी केमिकली रेजिस्टेंस, इसलिए ये जरूरी है कि पैकेजिंग के पर्पस के हिसाब से इंक का हमारा केमिकल के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होनी आवश्यक है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे पैकेज फूड्स में या पैकेज इंडस्ट्री में हम केमिकल भी पैक कर रहे हैं, हम साबुन भी पैक कर रहे हैं, हम चाय की पत्ती भी पैक कर रहे हैं, हम बिस्किट भी पैक कर रहे हैं, हम घी भी पैक कर रहे हैं, हम तेल भी पैक कर रहे हैं, हम दूध भी पैक कर रहे हैं, हम वेरियस आइटम्स हैं, हमारे पास बहुत सारी वेरियस आइटम्स, कुछ ईडेबल हैं, कुछ नॉन ईडेबल हैं, कुछ केमिकल्स ही हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं प्रिंट के, कुछ खाने वाले आइटम हैं। तो हमारे ये जरूरी है कि हमारी प्रिंटिंग इंक में केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस होना आवश्यक है। इन एनी an ink may be tested for this quality by partially immersing a strip of the dried ink on the paper or board in dilute aqueous solution of strong and weak acid and alkalis contain the last test tube for about an hour, and the end of which the immersion portion may be compared with the outside the tube। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब ले ली, और जो हमारी इंक प्रिंट है, जो हमारी इंक फिल्म का प्रिंटेड प्रोडक्ट का एक लेयर है या प्रिंटेड स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप को आधा उस टेस्ट ट्यूब में डाला और आधा उस टेस्ट ट्यूब से बाहर रखा। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके दो चीजें होंगी। अगर यदि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है तो दोनों टेस्ट ट्यूब एक वीक एल्काइल एसिड से भरी जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एसिड से भरी, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिड नहीं, थोड़ा एसिड और एल्कलाइन दोनों अलग अलग हैं। एक जो एसिड है दो तरीके हैं, एक तो वीक एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, और दोनों के अंदर 1 घंटे तक आपकी वो प्रिंटेड इंक की स्ट्रिप को डुबोकर रखा जाएगा, आधी बाहर आधी अंदर, और 1 घंटे बाद दोनों पोर्शंस को मैच किया जाएगा कि उसमें कितना फर्क आया। ऐसा ही सेम प्रोसीजर हमें दो टेस्ट ट्यूबों में वीक एल्कलाई और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के साथ परफॉर्म करना है। दोनों को 1 घंटे बाद
ये देखेंगे कि दोनों की स्थिति में क्या फर्क है। ये वैसे ही चेक करना है जैसे हमने एसिड के साथ किया था। दोनों को स्ट्रिप बाहर निकालनी है। स्ट्रिप निकालने के बाद आधा हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर डूबा हुआ था और आधा हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब के बाहर था, उन दोनों को हम मैच करना है। फिर हमारे पास दो स्थितियां हैं, हमारे पास 4 स्ट्रिप्स ऐसी होंगी जो 2 तो एसिड के प्रति और 2 हमने एल्कलाइन के प्रति टेस्ट की हुई होंगी। इन चारों स्ट्रिप से हम ये अंदाजा लगा लेंगे, एक तरफ तो आधा पोर्शन जो उसका होगा जो टेस्ट ट्यूब के बाहर का होगा, वह पोर्शन एग्जैक्ट होगा जो आपका इंक प्रिंट छपा है, और दूसरा आधा पोर्शन होता है जिस पर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ा, वीक में और स्ट्रॉन्ग में। ऐसे ही कुछ द इंक मे बी टेस्टेड फॉर इज रेजिस्टेंस टू सल्फर डाइऑक्साइड। इंक का रजिस्ट्रेशन का जो रेजिस्टेंस टेस्ट है उसे सल्फर डाइऑक्साइड है उसके प्रति भी हमें करना चाहिए। द ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल एरियाज बाय सिमिलर इमर्शन in sulfurous acid may be the ink may be tested for its resistance to sulfur dioxide SO2, the bleaching agent present in the atmosphere of many industrial areas by similar immersion in sulfuric acid made by passing the dioxide into water. Chemical resistance is assessed on a scale graduated from 1 to 5. जिस प्रकार से हमने ये दोनों टेस्ट किए थे वैसे ही हमें पर्टिकुलर टेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो ब्लीचिंग एजेंट जो कई एटमॉस्फेयर में केमिकल इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में फैला हुआ रहता है, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए उसके प्रति भी हमें रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट करना पड़ता है। केमिकल रेजिस्टेंस का जो ग्रेड होता है असेस्ड है वो 1 to 5 होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एल्कोहल एंड एल्काइल रेजिस्टेंस आर इंडिकेट इन आवर लेबल्स बाय प्लस एंड माइनस साइन। ये अपने लेबल्स में प्लस और माइनस साइन से दर्शाए जाते हैं। प्लस साइन सिग्निफाइंग एक्सीलेंट और गुड रेजिस्टेंस, वैल्यू 5 और 4, वेयर एज द माइनस साइन सिग्निफाइंग द ऑपोजिट, जबकि माइनस का मतलब होता है एवरेज रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। कुल मिला के एसिड और अल्काइल रेजिस्टेंस या केमिकल रेजिस्टेंस से हमारा तात्पर्य सिंपल ये है कि जो भी इंक हम प्रिंट कर रहे हैं वो इंक प्रिंट डायरेक्ट डिग्रेडेशन उसका ना हो किसी भी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने पे, या फिर उसके प्रिंट के जो कांटेक्ट में आ रहा है उस प्रिंट के अलावा उसके प्रिंट में से किसी भी तरह का कोई माइग्रेशन इंडिकेट्स का इनका नहीं हो। टेस्ट करने के 3 ही तरीके हैं। एसिड जो कि वीक और स्ट्रांग होगा टेस्ट ट्यूब में डुबो कर देखना है। दूसरा आपका एल्कलाइन वीक और स्ट्रॉन्ग टेस्ट ट्यूब में डुबो कर देखना है। और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट जो कि प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत ही इंडस्ट्रियल एरियाज में, इनको सल्फ्यूरिक एसिड में भी हमें इमर्स करके डिबा के फिर वापस उसको पासिंग थ्रू डाइऑक्साइड इनटू वाटर, ये केमिकल रेजिस्टेंस चेक करना आवश्यक है। इसे करने से हम ये श्योर हो सकते हैं कि हमारी केमिकल की रेजिस्टेंस पावर जो इंक की है वो कितनी है। ये कुछ लेबल्स के ऊपर हम प्रदर्शित करके भी देते हैं। जो इंक के लेबल्स होते हैं, जो इंक आप खरीदेंगे तो उसमें कुछ इंक लेबल्स में लिखा हुआ भी आता है कि ये प्लस और माइनस साइंस में इसको डिनोट किया जाता है कि वो कितना एक्सीलेंट है और कितना आपका रेजिस्टेंस है। अगर वैल्यू 5 to 4, 4 to 5 है दैट मीन्स वो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस है, और अगर 2 और 3 के बीच में है, माइनस में है, तो उसकी एवरेज है। यदि 2 माइनस लिखा हुआ है तो यानी कि उसकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस है। 3 माइनस लिखा है यानी कि सो एंड सो एवरेज रेजिस्टेंस है। यदि 4 प्लस लिखा हुआ है जिसका मतलब अच्छी रेजिस्टेंस है, और 5 प्लस यानी कि एक्सीलेंट रेजिस्टेंस है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आपका केमिकल का कोई डब्बा है, उसके ऊपर आपने लेबल लगाया हुआ है जिसमें उस केमिकल की सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो लेबल है वो किसी ना किसी प्रिंटिंग इंक से तो छपा ही है, ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश वो केमिकल बाहर की तरफ पोर होता है, उस लेबल के ऊपर आया था और पता चला लेबल के ऊपर आने से वो समस्त जो है आपका प्रिंट जो है वो डिसॉल्व हो गया, इंक ही हट गई, इंक हट गई। इससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा वो केमिकल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका लेबल उस केमिकल के ऊपर, लेबल के ऊपर केमिकल आने से वो पूरी की पूरी इंक वॉश आउट हो गई। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है केमिकल रेजिस्टेंस का। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।